It's here. The biggest ever and exclusively Desi edition of Defence Expo kicked off in Gandhinagar today. The state of Gujarat welcomed more than 1,300 companies at 4 venues covering a total area of over 1 lakh square meters. डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अनेक अवसर भी हैं। साथियों, हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए पहली बार 450 से ज्यादा एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। साथियों, ये आयोजन हम काफी समय पहले करना चाहते थे। गुजरात के लोगों तो भली भांति पता भी है, कुछ परिस्थितियों के कारण हमें समय बदलना पड़ा, उसके कारण थोड़ा विलंब भी हुआ। जो विदेशों से मेहमान आने थे उनको असुविधा भी हुई, लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में विभिन्न देश सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत जब भविष्य के इन अवसरों को आकार दे रहा है तो भारत के
53 अफ्रीकन मित्र देश कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। इस अवसर पर दूसरा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी आरंभ होने जा रहा है। भारत और अफ्रीकन देशों के बीच ये मित्रता, ये संबंध उस पुराने विश्वास पर टिके हैं जो समय के साथ और मजबूत हो रहा है, नया आयाम छू रहा है। मैं अफ्रीका से आए अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि आज आप गुजरात की जिस धरती पर आए हैं उसका अफ्रीका के साथ बहुत पुराना और आत्मीय संबंध रहा है। अफ्रीका में जो पहली ट्रेन चली थी उसके निर्माण कार्य में इसी गुजरात के कच्छ से लोग अफ्रीका गए थे और उन्होंने मुश्किल अवस्था में हमारे कामगारों ने जी जान से काम करके अफ्रीका में आधुनिक रेल उसकी नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, आज अफ्रीका में जाएंगे तो दुकान शब्द कॉमन है। ये दुकान शब्द गुजराती है। रोटी, भाजी, ये अफ्रीका के जनजीवन में जुड़ गए शब्द हैं। महात्मा गांधी जैसे वैश्विक नेता के लिए भी गुजरात अगर उनकी जन्मभूमि थी तो अफ्रीका उनकी पहली कर्मभूमि थी। अफ्रीका के प्रति आत्मीयता और ये अपनापन आज भी भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। कोरोना काल में जब वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया चिंता में थी, तब भारत ने हमारे अफ्रीकन मित्र देशों को प्राथमिकता देते हुए वैक्सीन पहुंचाई। हमने हर जरूरत के समय दवाइयों से लेकर पीस मिशन तक अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है। अब रक्षा क्षेत्र में हमारे बीच का सहयोग और समन्वय इन संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। साथियों, इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम इंडियन ओशन रीजन प्लस की डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी है। इसमें हमारे 46 मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ग्लोबल प्राथमिकता बनकर उभरा है। 2015 में मैंने मॉरिशस में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर का विजन भी सामने रखा था। जैसा कि मैंने सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में कहा था, इंडो पैसिफिक रीजन में अफ्रीकी तटों से लेकर अमेरिका का तक भारत का एंगेजमेंट इंक्लूसिव है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में मर्चेंट नेवी की भूमिका का भी विस्तार हुआ है। दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और मैं विश्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक भी है।
इतने सारे देशों की उपस्थिति के जरिए विश्व का बहुत बड़ा सामर्थ्य गुजरात की धरती पर जुट रहा है। मैं इस आयोजन में भारत के सभी मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस भव्य आयोजन के लिए गुजरात के लोगों और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। देश और दुनिया में विकास को लेकर औद्योगिक सामर्थ्य उसे लेकर के गुजरात की जो पहचान है, आज इस डिफेंस एक्सपो से गुजरात की पहचान को चार चांद लग रहे हैं, एक नई ऊंचाई मिल रही है। आने वाले समय में गुजरात डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। भारत की सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, डीसा के लोग उत्साह से भरे हुए थे, उमंग और उत्साह नजर आ रहा था। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। डीसाना भाइयों बहनों, તમને હું ગાંધીનગરથી અનેક અભિનંદન પાઠવું છું। હવે તો ડીસા વાસણનો બનાસકાંઠા પાટણ જિલ્લાનો સિતારો ચમકી રહ્યો છે। इस एयरफील्ड के लिए गुजरात की ओर से साल 2000 में ही डीसा के ये जमीन दी गई थी। जब यहां मैं मुख्यमंत्री था तो मैं लगातार इसके निर्माण कार्य के लिए प्रयास करता था। तत्कालीन केंद्र सरकार को, उस समय जो सरकार थी, उनको बार बार मैं समझा रहा था इसका महत्व क्या है। इतनी सारी जमीन दे दी, लेकिन 14 साल तक कुछ नहीं हुआ और फाइलें भी ऐसी बना दी गई थी, ऐसे सवालिया निशान डाले गए थे कि मुझे वहां पहुंचने के बाद भी सही तरीके से सही चीजों को प्रस्थापित करने में भी टाइम गया। सरकार आने के बाद हमने डीसा में ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला लिया और हमारी सेनाओं की अपेक्षा आज पूरी हो रही है। मेरे डिफेंस के साथी, जो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, हर किसी ने मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाई थी और आज चौधरी जी के नेतृत्व में ये बात सिद्ध हो रही है। जितना अभिनंदन डीसा को है, उतना ही अभिनंदन मेरे एयरफोर्स के साथियों को भी है। ये क्षेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। जैसे बनासकांठा और पाटन, उसने अपनी एक पहचान बनाई थी। वो पहचान थी बनासकांठा पाटन गुजरात में सौर शक्ति, सोलर एनर्जी का केंद्र बनकर उभरा है। वही बनासकांठा और पाटन अब देश के लिए वायु शक्ति का भी केंद्र बनेगा। साथियों,
किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए भविष्य में सुरक्षा के मायने क्या होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि तीनों सेनाओं द्वारा इस क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों की समीक्षा की गई है, पहचान की गई है। हमें इनके समाधान के लिए तेजी से काम करना होगा। मिशन डिफेंस स्पेस देश के प्राइवेट सेक्टर को भी अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की उदार सोच वाली स्पेस डिप्लोमेसी की नई परिभाषा को गढ़ रही है, नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। इसका लाभ कई अफ्रीकन देशों को, कई अन्य छोटे देशों को हो रहा है। ऐसे 60 से ज्यादा विकासशील देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्पेस साइंस को साझा कर रहा है। साउथ एशिया सैटेलाइट इसका एक प्रभावी उदाहरण है। अगले साल तक आसियान के 10 देशों को भी भारत के सैटेलाइट डेटा तक रियल टाइम एक्सेस मिलेगा। यहां तक कि यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देश भी हमारे सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर रहे हैं। इस सब के साथ ही ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समुद्री व्यापार से जुड़ी अपार संभावनाएं हैं। इसके जरिए हमारे मछुआरों के लिए बेहतर आय और बेहतर सुरक्षा के लिए रियल टाइम सूचनाएं मिल रही हैं। हम जानते हैं कि स्पेस से जुड़ी इन संभावनाओं को अनंत आकाश जैसे सपने देखने वाले मेरे देश के युवा साकार करेंगे, समय सीमा में साकार करेंगे और अधिक गुणवत्ता के साथ साकार करेंगे। भविष्य को गढ़ने वाले युवा स्पेस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसलिए ये विषय डिफेंस एक्सपो की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। गुजरात की इस धरती से डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक की प्रेरणा और गौरव भी जुड़ा हुआ है। वो प्रेरणा हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगी। और साथियों, आज बात जब डिफेंस सेक्टर की बात होती है, फ्यूचर वॉरफेयर की बात होती है, तो इसकी कमान एक तरह से युवाओं के हाथ में है। इसमें भारत के युवाओं को उनके इनोवेशन और रिसर्च की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के युवाओं के लिए उनके फ्यूचर की विंडो की तरह है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे। लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई
और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है दोस्तों। हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ आर्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं। आज एक और कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पार्ट सप्लाई कर रही है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। भारत की नौसेना ने आईएनएस विक्रांत जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये इंजीनियरिंग का विशाल और विराट मास्टरपीस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। इसी तरह हमारी थल सेना भी आज स्वदेशी तोपों से लेकर कॉम्बैट गन्स तक भारतीय कंपनियों से खरीद रही है। यहां गुजरात के हजीरा में बन रही मॉडर्न आर्टिलरी आज देश की सीमा की सुरक्षा बढ़ा रही है। साथियों, देश को इस मुकाम तक लाने के लिए हमारी नीतियां, हमारे रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी की भी बड़ी भूमिका है। भारत ने अपने रक्षा खरीद बजट का 68% भारतीय कंपनियों के लिए निर्धारित किया, ईयरमार्क किया है। यानी जो टोटल बजट है उसमें से 68% भारत में बनी, भारत के लोगों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरीदने के लिए हमने ईयरमार्क कर दिया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये निर्णय इसलिए हुआ है कि भारत की सेना को जो प्रगतिशील नेतृत्व मिला है, उस सेना में बैठे हुए लोगों के हौसले के कारण ये निर्णय हो पा रहा है। ये राजनीति इच्छा शक्ति से होने वाले निर्णय नहीं है, ये निर्णय सैन्य की इच्छा शक्ति से होता है। और आज मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसे जवान हैं, मेरे सेना के ऐसे अफसर हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमने डिफेंस सेक्टर को रिसर्च और इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप इंडस्ट्री और एकेडमिया के लिए खोला। 25% रिसर्च बजट हमने बाहर जो एकेडमिया है, नई पीढ़ी है,
उनके हाथ में सुपुर्द करने का साहसपूर्ण निर्णय किया है और मेरा भरोसा मेरे देश की युवा पीढ़ी में है। अगर भारत सरकार उनको 100 रुपया देगी, मुझे पुका पक्का विश्वास है वो देश को 10,000 रुपया लौटा करके दे देंगे। ये मेरे देश की युवा पीढ़ी में था। मुझे खुशी है कि सरकार के प्रयासों के साथ ही हमारी सेनाओं ने भी आगे आकर ये तय किया है कि देश की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा साजो सामान वो देश के भीतर जो बना है उसी को खरीदेंगे। सेनाओं ने मिलकर कई उपकरणों की 2 लिस्ट भी तय की है। उन्होंने एक लिस्ट वो बनाई है जो सिर्फ देश में बनी हुई चीजों को खरीदा जाएगा और कुछ लिस्ट ऐसी है कि जो अनिवार्य होगा तो बाहर से ली जाएगी। आज मुझे खुशी है, मुझे बताया गया आज कि उन्होंने उसमें 101 और चीजें नई आज जोड़ दी हैं जो सिर्फ भारत में बनी हुई चीजें ली जाएगी। ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य को भी दिखाते हैं और देश के जवानों का अपने देश के सैन्य साजो सामान को लेकर बढ़ रहे भरोसा का प्रतीक भी है। इस लिस्ट के बाद रक्षा क्षेत्र के ऐसे 411 साजो सामान और उपकरण होंगे जिन्हें भारत केवल मेक इन इंडिया के तहत खरीदेगा। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा बजट भारतीय कंपनियों की नींव को कितना मजबूत करेगा, हमारे रिसर्च और इनोवेशन को कितनी बड़ी ताकत देगा, हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितनी बड़ी बुलंदी देगा और इसका कितना बड़ा फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस चर्चा के बीच मैं एक और विषय जरूर कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस बात को हमने समझना होगा। जो कमेंटेटर्स होते हैं वो भी कभी कभी इन चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा, हमारा बहुत जीवन का अनुभव है। जब हम ट्रेन के अंदर प्रवास करते हैं, अगर एक सीट पर 4 लोग बैठे हैं और 5वां आ जाए तो ये चारों मिलकर के 5वें को घुसने नहीं देते हैं, रोक देते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति डिफेंस की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की रही है। दुनिया की डिफेंस सप्लाई के क्षेत्र में कुछ एक कंपनियों की जो मोनोपोली चलती है, वे किसी को घुसने ही नहीं देते थे, लेकिन भारत ने हिम्मत करके अपनी जगह बना ली है। आज दुनिया के लिए भारत के नौजवानों का एक कौशल एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। दोस्तों, भारत के नौजवानों का डिफेंस के सेक्टर में ये जो सामर्थ्य उभर करके आ रहा है वो दुनिया का भला करने वाला है, दुनिया के लिए नए अवसर देने वाला है, ऑल्टरनेट के लिए नए अवसर पैदा करने वाला है। और हमारे नौजवानों का ये प्रयास, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवानों के इस प्रयास के कारण आने वाले दिनों में देश का सुरक्षा का क्षेत्र तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ देश के सामर्थ्य में, देश के युवा सामर्थ्य में भी अनेक गुना बढ़ोतरी होगी। आज के इस डिफेंस एक्सपो में जो चीजें हम दिखा रहे हैं उसमें मैं ग्लोबल गुड का भी संकेत देख रहा हूं। इसका बड़ा लाभ दुनिया के छोटे देशों को होगा जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी सुरक्षा में पीछे छूट जाते हैं। साथियों, भारत डिफेंस सेक्टर को अवसरों के अनंत आकाश के रूप में देखता है, सकारात्मक संभावनाओं के रूप में देखता है। आज हमारे यहां
यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे सप्लाई चेन का एक बड़ा नेटवर्क विकसित हो रहा है। इन बड़ी कंपनियों को हमारी एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योग की भी ताकत जुड़ जाती है। हमारे लघु उद्योगों को भी इसके कारण ताकत मिल जाती है और सहयोग करेगी। और मुझे विश्वास है हमारे इन छोटे छोटे उद्योगों के हाथ में भी पूंजी पहुंचने वाली है। इस क्षेत्र में लाखों करोड़ के निवेश से युवाओं के लिए उन क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने वाले हैं और एक नए विकास की ऊंचाई को प्राप्त करने की संभावना हो जाती है। मैं गुजरात डिफेंस एक्सपो में मौजूद सभी कंपनियों से भी आह्वान करना चाहता हूं, आप इन अवसरों को भविष्य के भारत को केंद्र में रख करके आकार दीजिए। आप मौका जाने मत दीजिए, आप इनोवेट करिए, दुनिया में बेस बनाने का संकल्प लीजिए और सशक्त विकसित भारत के सपने को आकार दीजिए। और मैं नौजवानों को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को विश्वास देता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं मेरी आज आपके लिए खपाने के लिए तैयार हूं। साथियों, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। शब्द सरल होते हैं, लेकिन सामर्थ्य अपरंपार होता है। और आज भारत की युवा शक्ति, भारत का सामर्थ्य विश्व के लिए आशा का केंद्र बन रहा है। और आज का ये डिफेंस एक्सपो उसी का एक रूप लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस काम के लिए जो कड़ी मेहनत उन्होंने की है, जो पुरुषार्थ किया है। कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दीपावली के त्योहारों की शुभकामनाओं અને આપણા ગુજરાતના લોકોને નવા વર્ષની પણ શુભકામનાઓ। ધન્યવાદ।